जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 गणित का चैप्टर 3 आव्यूह शुरू करने जा रहे हैं। आव्यूह से आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और दो गो लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी जा करके एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ देता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए उसको परमानेंट के लिए तो नहीं फिक्स कर सकते हैं। अगर बात करें हर बार की तो 10 ऑब्जेक्टिव मतलब 10 नंबर इधर हो गया, दो गो 2 नंबर वाला मतलब दो दूला 4 नंबर, मतलब कुल मिलाकर के 14 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ आव्यूह चैप्टर से पूछा जाता है। 100 नंबर में अगर 14 नंबर सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ने से आ रहा है और एक चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ में मैं डील करते हुए चलूंगा और सारा कुछ मक्खन हो जाएगा बाबू। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग चैप्टर 2 को पूरी तरह से निपटा चुके थे। किस तरह से किए थे, तो उसका हम लोग सबसे पहले बेसिक्स किए थे, उसके बाद प्रश्नावली को किए थे, उसके बाद उसके पीवाईक्यू को भी देखे थे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरह से हम लोग चैप्टर 3 को भी करेंगे, पहले इसके बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नावली को करेंगे और लास्ट में मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा। तो धैर्य से वीडियो में कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहिएगा। आज हम लोग बेसिक के ऊपर में बात करेंगे, बिना बेसिक के आप लोग चैप्टर का बी भी नहीं समझ पाएंगे, ए भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद चैप्टर की ओर ले चलूंगा। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक करने वाले हैं और न्यू एनसीईआरटी मतलब नई एनसीईआरटी में जितने सारे क्वेश्चन है मैं सारा करवा दूंगा। चलिए, और समय को बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधे टॉपिक पर। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहें मेरे दोस्त, तो आप पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सकते हैं। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है, सेम इस टेलीग्राम पे भी है। तो वहां से आप लोग जुड़ जाएंगे तो डेली क्लास का पीडीएफ आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है क्लास के बाद में, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी बात माने तो पीडीएफ वगैरह के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अगर खुद से लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पेन कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो भी बैठेंगे साथ में। चलिए जी, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है आव्यूह, पहले आव्यूह को ही देख लिया जाए कि ये आव्यूह आखिर होता क्या है। तो मैं अगर बात करूं आव्यूह आपको बताना चाहूं, तो आव्यूह क्या है, आव्यूह लिखने का, डाटा को स्टोर करने का, डाटा को इकट्ठा करके रखने का एक तरीका है, ठीक है। आव्यूह क्या है, डाटा को स्टोर करके रखने का एक तरीका है। चलिए जी, देखते हैं इस तरीका को कैसे स्टोर करते हैं, डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है। चलिए, तो सबसे जो आपका एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है मैं उसी को समझाना चाहूंगा। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है भैया कि कुछ डाटा दिया हुआ है कि राधा के पास जो है 15 गो पुस्तिकाएं हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं पेन कर चेंज कर लूं। 15 पुस्तिकाएं हैं, पुस्तिकाएं मतलब हो गया बुक, ये बुक का श्रेणी बुक दिया हुआ है और इधर जो है आपका पेन दिया हुआ है। पुस्तिका पुस्तक मतलब क्या होता है, बुक होता है। तो राधा के पास जो है 15 गो पुस्तिकाएं हैं, 6 पेंसिल है। समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी टाइप की एक लड़की फौजिया है, उसके पास 10 गो पुस्तिकाएं हैं मतलब बुक है, 2 गो कलम है। सिमरन है, उसके पास 13 गो पुस्तिकाएं हैं और 5 गो कलम है। लिखने में कितना ज्यादा स्पेस लगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं हम लोग, और छोटा कर दिया जाए तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि भैया पुस्तिका का मतलब बुक का एगो कॉलम बना दे और कलम कलम मतलब पेन का एगो कॉलम बना दे और इधर नाम लिख दिया जाए राधा है, जो भी जिसके पास भी बुक है, और इसका डाटा लिख दिया जाए कि पुस्तिका कैगो है, राधा राधा है, राधा के पास पुस्तिका कैगो है, 15 गो है, तो राधा के सीधा हम 15 लिख दी। पेन कैगो है, 6 गो है तो 6 लिख दी। इसी तरह से फौजिया के पास 10 पुस्तक था, 2 पेन था। सिमरन के पास 13 पुस्तक था, 5 पेन था। तो इस तरह से समझने में आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि इसी को हम लोग एक ब्रैकेट में लगा कर लिख दे मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको यदि ब्रैकेट में बंद कर दी जाए तो इसी को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह को इसी तरह से डिनोट किया जाता है, इसी तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। और आव्यूह में इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है वो हम आगे सीखेंगे। मैं आपको आव्यूह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डाटा को स्टोर करके रखने का एक तरीका है। इसमें इसको जो है, ये जो अंदर में एलिमेंट दिया हुआ है इसको हम लोग अवयव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव बोला जाता है, ठीक है। और देखिए, अवयव से आपका परिभाषा ना एग्जाम में बनने वाला है, ना आपका दोस्त पूछेगा, ना आपके टीचर पूछेंगे। तो अवयव का परिभाषा के चक्कर में मत पड़िए, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ ये समझिए कि अवयव को कैसे लिखा जाता है, समझ गए। चलिए जी, यदि इसी को हम लोग बात करें मेरे भाई, तो देखिए, ये तो डाटा दिया हुआ था और इसी को आव्यूह में इस तरह से लिखेंगे कि ब्रैकेट में बंद कर दिए तो ये आव्यूह हो गया। अब आव्यूह में थोड़ा समझ ले हम लोग। अगर आव्यूह में लेटा हुआ पंक्ति को देखें, लेटा हुआ पंक्ति मतलब देखिए, यदि पंक्ति को इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाए, इधर से आंख बंद करके देखा जाए तो ये सीधा दिखेगा ऐसे करके। इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं, पंक्ति। और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है रॉ। आप लोग पढ़े होंगे रॉ और कॉलम, ठीक है। कॉलम मतलब होता है सीधा, रॉ होता है लेटा हुआ। बस यही समझ जाइए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हुआ पहला पंक्ति, ये हुआ दूसरा पंक्ति, ये हुआ तीसरा पंक्ति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और यदि बात करें खड़ा की, यदि यहाँ से देखा जाए, यहाँ पे आंख लगाया जाए, यहाँ से देखा जाए, तो ये खड़ा एक स्तंभ प्रतीत होगा, खड़ा पिलर होगा, खड़ा दीवार होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम।
क्या बोला जाता है इसको? कॉलम बोला जाता है। हिंदी में बोले तो स्तंभ बोलेंगे और इंग्लिश में बोले तो कॉलम बोलेंगे। रो कॉलम क्या होता है मेरे बच्चों? मुझे देखो, यदि मैं खड़ा हूं तो हो गया कॉलम, और यदि मैं लेट गया तो वो हो गया रो। लेटा हुआ चीज रो, खड़ा चीज कॉलम। यदि पेन ऐसे है तो इसको बोलेंगे रो, यदि पेन खड़ा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। रो कॉलम आपको क्लियर होना चाहिए। रो मतलब लेटा हुआ पंक्ति, कॉलम मतलब खड़ा पंक्ति। रो मतलब लेटा हुआ पंक्ति, कॉलम मतलब खड़ा पंक्ति। समझ गए? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें पूछा जाए कि भैया इसमें बता दो, इसमें रो कितने हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है, ये जो आपको सारणी दे रखा है इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है, फटाफट से गिन के बताइए कि इसमें कैगो रो कैगो कॉलम है। चलिए जी, अगर मैं गिनना चाहूँ मेरे भाई, तो देखिए, रो इधर से गिनते हैं तो एक रो तो ये वाला हो गया 15 6 वाला, ठीक है। दूसरा हो गया 10 2 वाला और तीसरा हो गया 13 5 वाला। तो रो कितने हो गए? रो हो गए इसमें 3 रो हो गए। रो की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा, अगर मैं इसमें कॉलम गिनना चाहूँ, कॉलम कितने हुए, तो देख पा रहे होंगे, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। तो कॉलम कितने हो गए? इसमें कॉलम की संख्या कितनी होगी? 2 हो गए। ये हो गया कॉलम। कॉलम रो आपको क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत बेसिक चीज है मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग आगे बना पाएंगे। चलिए, और कुछ समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलिए और समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, चलिए जी समझते हैं। चलिए एक डाटा ले लेते हैं, 5 4 2 3, ठीक है। और देखिए बाबू, इस सब में जो अंदर का एक चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूं, अंदर में जो भी लिखा हुआ होता है इस सब को हम लोग बोलते हैं अवयव। क्या बोला जाता है? अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट और हिंदी में बोलते हैं अवयव, ठीक है। और इन अवयव को लिखने का कॉमन तरीका क्या होता है? इन अवयव को लिखने का कॉमन तरीका क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, A I J। A I J, जहां आई जो है रो होता है, आई हम लोग रो को बोलते हैं, और जे जो है वो आपका कॉलम होता है। आई को क्या बोलते हैं? रो, और जे क्या होता है? कॉलम। यदि मैं आपको ऐसे लिख के दूं, भैया ये जो दे रखा है इसमें आप लोग ए 1 2 बता दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इसको एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है। और किसमें होना चाहिए? तो वो होना चाहिए ए पहला, ये क्या हो गया? एक क्या हो गया? ये हो गया आपका आई का वैल्यू। आई बराबर कितना हो गया? एक, मतलब रो कितना होना चाहिए? एक। और 2 क्या हो गया? जे का वैल्यू। जे का वैल्यू 2। जे किसको बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं, तो कॉलम होना चाहिए 2। तो ये जो मतलब ए 1 2 पूछा गया आपसे, इसका मतलब कि भैया ऐसा एलिमेंट बताओ जो पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। क्या इसका मतलब हुआ? पहला रो में है और दूसरा कॉलम में हो। तो देखिए, पहला रो मतलब ये हो गया कि नहीं? पहला रो इसी को बोलते हैं ना, इसको वो लिखेंगे R1 पहला रो, इसको लिखेंगे R2 दूसरा रो, इसको लिखेंगे C1 पहला कॉलम, इसको लिखेंगे C2 दूसरा कॉलम। रो कॉलम क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपसे बोला क्या जा रहा है? ऐसा हमको एलिमेंट बताना है जो भैया पहला रो में होना चाहिए और दूसरा कॉलम में होना चाहिए। तो देखिए, पहला रो मतलब ये वाला लाइन हो गया, और दूसरा कॉलम मतलब ये वाला लाइन हो गया। देख पा रहे होंगे, दो जो है दोनों में आ रहा है, पहला रो में भी आ रहा है, दूसरा कॉलम में भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को बताना है। यदि आपको बोला जाए ऐसा एलिमेंट बताओ जो दूसरा रो में हो पहला कॉलम में हो, A21 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला तो रो दिखाता है, ये वाला कॉलम। A21 का मतलब हुआ कि ऐसा हमको बताना है जो दूसरा रो में हो और पहला कॉलम में हो। भैया चलिए, बात करें, दूसरा रो तो ये वाला हो गया, ये वाला लाइन हो गया, और पहला कॉलम ये वाला लाइन हो गया। तो ये 4 देख रहे होंगे, दूसरा रो में है पहला कॉलम में है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ गए? और बेसिकली अगर मैं बात करूं इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको इस रूप में लिखते हैं मेरे भाई। ये होता है A11 पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम। ये होता है A12, और इसको लिखते हैं A13। ऐसे करके चलते जाइए, A14 A15 A16 A17 A18, ऐसे चलते रह जाएगा। इसी तरह इसको बात करें तो ये तो पहला रो हुआ, इसीलिए पहला एक आया। अब ये दूसरा रो हो गया तो A21 हो जाएगा। ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है तो A22 हो जाएगा। ये हो जाएगा A23। इसी तरह ये तीसरा रो हो गया तो A31 A32 A33। इस रूप से हम लोग इसके इस तरह से हम लोग इसके एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। और चलिए और थोड़ा सा इसको कुछ और समझा जाए, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। चलिए, अगर आपको तीन गॉगल आप दे दिया जाए, जैसे 1 A C 2 5 D और 3 6 और E, ये दे दिया जाए, ठीक है। और आपको बोला जाए कि इसमें बता दीजिए भैया A32 इसका वैल्यू कितना होगा? A32 क्या है? तो हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग इसका देखेंगे, ये क्या है? ये रो का वैल्यू है, तो तीसरा रो कहाँ है? तो ये तो पहला रो हो गया, इन्हें, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, मतलब इस वाले का बात हो रहा है। और तीसरा रो में केवा कॉलम? तो दूसरा कॉलम के बारे में बात हो रहा है। तीसरा रो ये वाला हो गया और दूसरा कॉलम ये वाला हो गया, मतलब ये वाला जो है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इधर से भी देखा जाए तो 3 6 फंस गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस आपको पहचाने आना चाहिए तीसरा रो दूसरा कॉलम कौन है, उसमें जो एलिमेंट मिलेगा उसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए। अच्छा,
ये जो मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं ना बच्चों, इसको जो डिनोट करते हैं वो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। जैसे ए लिखना है तो ए बराबर भी लिखेंगे कैपिटल ए नहीं कि स्मॉल ए बराबर ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए, नाम ना गलत हो जाए। ठीक है, हम लोग को किस में लिखना है? कैपिटल ए में लिखना है। तो जो भी डिनोट करेंगे कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी करना है कैपिटल से, समझ गए? डिनोट कैसे करते हैं, इसको एलिमेंट कैसे पहचानते हैं, कैवा कॉलम का कैवा क्या, सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं अवयव की कोटि, कोटि भी यही समझ लेते हैं। चलिए जी, अवयव की कोटि समझा जाए बच्चों, तो अवयव की कोटि हम लोग कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो एक अवयव आपको दे रखा है, मान लीजिए इस रूप में, 2 3 4 1 6 7, और इसका हमको कोटि लिखना है, इसका कोटि लिखना है, कोटि। तो कोटि बराबर क्या होता है बाबू? रो इंटू कॉलम। कोटि को कैसे दर्शाते हैं? रो गुना कॉलम करके। जैसे इसका हम लोग को कोटि लिखना है तो कोटि यहाँ लिखा जाएगा, इस जगह पर, इस ब्रैकेट के यहाँ पर नीचे में इस स्थान पर कोटि लिखा जाएगा कि ये कितने ऑर्डर का है। ठीक है, और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, कितने इसका ऑर्डर क्या है ये ऐसे लिखेंगे। तो तरीका क्या है? पहले रो गुना कॉलम। अच्छा, रो कितना है इसमें? एक रो, तो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया। मतलब रो कितने हो गए इसमें? रो 3 हो गए। ठीक है जी। अच्छा, कॉलम कितना है? एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। दोनों के बीच में साइन क्या चीज का देना है? मल्टीप्लाई का। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दे देंगे। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 2। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 2। तो यही हो गया इसका ऑर्डर। कितना आसान है बच्चों ऑर्डर। ऑर्डर से आसान कुछ नहीं है। ठीक है, खाली पहचानना है। भाई मैंने बताया पहले आपको पहचाने आना चाहिए, रो के गो है कॉलम के गो है। तो 3 गो रो तो 3, और 2 गो कॉलम तो 2। तो याद रखिएगा, पहला वाला जो है वो रो होता है, दूसरा वाला जो है वो कॉलम होता है। ऑर्डर में भी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। आगे अब हम लोग समझते हैं आव्यूह का प्रकार, कि आव्यूह आखिर कितने प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं आव्यूह के प्रकार के बारे में बच्चों, तो आव्यूह जो आपका मेनली 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह। कुल मिलाकर के 7 प्रकार के आव्यूह हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक एक को लूंगा और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, जिस तरह से अभी तक हम लोग करते हुए चले हैं उसी तरह से आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्तंभ आव्यूह को। एक एक को लेंगे और समझते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है आपका स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम कितना होता है बाबू? कॉलम खड़ा वाला को कॉलम बोलते हैं ना। जैसे लिख दिया जाए 2 3 4, तो ये क्या हुआ? एक कॉलम में आ गया। इसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में मात्र एक कॉलम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको लिखना चाहूँ कॉलम मैट्रिक्स को, तो ऐसे आप लोग लंबा चले जाइए अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 60 90 1 करोड़ 2 करोड़ सब तक चले जाइए। लेकिन इसका दूसरा वाला कॉलम नहीं होगा, कॉलम एक ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। उसी तरह रो मैट्रिक्स में जो है एक रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया? कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। और इसका ऑर्डर का बात करें मेरे दोस्त, इसका ऑर्डर का बात करें, तो कॉलम तो एक होगा और रो आप जितना ले लीजिए, तो इसका ऑर्डर जो है n×1 के रूप का होता है। n के जगह आप लोग 1 2 3 4 5 कुछ लिख दीजिए। जैसे इसी का देखिए ना मेरे भाई, इसमें रो क्या है? सबसे पहले ऑर्डर में क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं पहले, 1 2 3, 3 गो रो है, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये, 3 रो हो गया। कॉलम क्या है? कॉलम तो भैया एक ही है, 3 क्रॉस 1। मतलब यहाँ तो एक रहेगा ही रहेगा, कॉलम की जगह पे एक रहेगा ही रहेगा, लेकिन रो की जगह पे जो चेंज होते रहेगा, 3 4 5 जितना आएगा उतना लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। अब हम लोग देखते हैं स्तंभ आव्यूह हो गया। अब हम लोग देखते हैं पंक्ति आव्यूह मतलब रो आव्यूह। रो आव्यूह किसको बोलते हैं? रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग स्तंभ आव्यूह में समझे कि एक ही स्तंभ होता है, एक पेन, इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। और और अगर पंक्ति आव्यूह की बात करें, यदि इसको लेटा दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है? एक ही पंक्ति होता है। जैसे बात करें, एक ही रो होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसमें रो के गो है बाबू? रो तो एक ही गो। कॉलम देखिए ना कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो कॉलम हो गया, लेकिन रो कितना है? रो एक ही है। तो पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स होने के लिए रो कितना होना चाहिए? एक रो होना चाहिए। यदि इसमें एक रो होगा, कॉलम तो कितना हो सकता है? 6 कॉलम है तो 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रो जो है, रो कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। चलिए, पंक्ति आव्यूह समझ में आ गया होगा। एक पंक्ति है तो पंक्ति आव्यूह, एक रो होगा तो उसको एक पंक्ति है तो पंक्ति आव्यूह, और एक स्तंभ है तो उसको स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये लिखा है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है? तो आप लोग स्क्वायर देखे होंगे।
भैया स्क्वायर ऐसा होता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो इसी टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। इसमें क्या होता है, जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। जैसे यहाँ दो दो लिखा जाए, मतलब दो तीन और चार पाँच, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि हम लोग इसको ऐसे लिखें दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये स्क्वायर हुआ क्या बाबू? आप देख पा रहे होंगे इधर चौड़ाई ज्यादा हो गया है और इधर चौड़ाई कम है, तो स्क्वायर के टाइप का लग रहा है। नहीं, ये तो भैया ये तो रेक्टेंगल लग रहा है, आयत लग रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितना दूरी इधर होगा देखने से पता चल जाएगा, उतने दूरी लगभग में इधर होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि इसमें क्या होगा, रो का संख्या और कॉलम का संख्या दोनों बराबर होगा। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें रो कितने हैं कॉलम कितने हैं, तो देखिए बच्चों, इसमें रो कितने हैं, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। मतलब रो जो है बच्चों, रो कितना है इसमें, इसमें दो रो है। कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ये हो गया, ये कॉलम ये हो गया। तो कॉलम भी कितना है इसमें, दो है। तो यहाँ का जो ऑर्डर होगा, दो क्रॉस दो का ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए? तो इसमें क्या होता है, रो रो बराबर होता है कॉलम के, रो बराबर होता है कॉलम के। इसका ऑर्डर भी जो है दोनों सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें रो और कॉलम बराबर होता है। एक मैं उदाहरण देकर और बताना चाहूंगा, जैसे दो तीन चार एक छह सात, क्या ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ? नहीं हुआ ना, काहे कि इसमें तो भैया देखिए ऐसे चौड़ाई, यदि बात करें ऐसे तीन अवयव है, ऐसे दो ही अवयव है। एक और बढ़ा देंगे, तीन एक छः। अब ये जो है ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितने का हो गया, तो एक दो तीन, तीन वो रो है तो तीन, और कॉलम भी तीन है तो तीन, तीन क्रॉस तीन का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आप लोग पढ़े होंगे ना भैया, ये है वर्ग, और यदि इसका ऐसे करके मिला देंगे ये दोनों को तो ये हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, सिर्फ एलिमेंट जो है विकर्ण में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, ये ले लिया जाए और एक दो तीन, क्या यही विकर्ण भी हो गया? ये इसी को तो विकर्ण बोलेंगे ना, तो ये विकर्ण भी हो गया क्या? नहीं हुआ बच्चों। अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, विकर्ण आव्यूह में इस जगह खाली तो नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। ये हो गया आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर होगा, इसमें भी जितना रो है उतना कॉलम होगा, तीन रो है तो तीन ही कॉलम होगा। ऐसा बात नहीं है कि तीन रो है दो कॉलम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, जितना रो उतना कॉलम होगा। ठीक है, और उसके बाद बात क्या है कि इसके सिर्फ विकर्ण में ही एलिमेंट होगा, बाकी सारा जो है जीरो होगा। बाकी सिर्फ विकर्ण में ही जो एक दो तीन चार जो भी लिखने का विकर्ण में ही लिखा जाएगा, बाकी सब जीरो होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। यहाँ पर मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहूंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे, टेस्ट देंगे फटाफट, ठीक है? चलिए, मैं अगर लिखना चाहूं तो ये हो गया आपका एक दो तीन चार, ठीक है? एक अवयव ये हो गया। उसके बाद अगला है एक दो तीन, अगला है दो तीन चार पाँच। फटाफट से इन सारे अवयवों का नाम लिख देंगे, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कॉपी लेके बैठे हैं बच्चों तो कॉपी में लिखेंगे, और यदि नहीं कॉपी लेके बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देंगे कि ए को हम लोग क्या बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे और सी को क्या बोलेंगे। और एक मैं और दे दूं, डी भी दे देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे, जीरो, इसको हटा दिया जाए, दो तीन जीरो जीरो, इसको क्या बोलेंगे? चारों को एबीसीडी को कौन कौन सा अवयव बोला जाएगा, अवयव का कौन कौन सा प्रकार है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जल्दी से लिखेंगे तो मैं समझूंगा को आपको समझ में आ गया है। जल्दी से लिखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग लिख दिए होंगे, और अगर ज़्यादा लेट हो रहा है बच्चों तो वीडियो को पॉज करेंगे फिर से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे इसी से आपका प्रैक्टिस होगा, आप पहचान पाएंगे। तो देख पा रहे हैं इसमें जितना रो है उतना कॉलम है, और अगर इसके ऑर्डर की बात करूं तो दो क्रॉस दो का ऑर्डर है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह है। अच्छा, इसमें एक ही रो तो एक ही पंक्ति तो दिख रहा है, एक ही कॉलम दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसमें एक रो दिख रहा है भैया, बाकी कॉलम तो ढेर ही है लेकिन रो कितना है, एक है, तो ये क्या हो गया, ये रो मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसमें डायगोनल डायगोनल में ही है, मतलब विकर्ण में ही है सिर्फ, बाकी सब एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह हो गया ये। इस तरह से हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सा आव्यूह है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो हम लोग और कुछ आव्यूह मतलब बचा हुआ है उदाहरण, उसको देख लेते हैं। अगला है अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह जो होता है ना, विकर्ण आव्यूह का ही विस्तृत रूप है। इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो अदिश आव्यूह बनेगा। जैसे देखिए, विकर्ण आव्यूह में क्या होता था, एक दो तीन, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो हीरो, ये होता था विकर्ण आव्यूह। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या होता है मेरे भाई, अदिश आव्यूह में क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये तीनों वैल्यू सेम होता है, बाकी सब तो जीरो होता ही है।
बाकी सब तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन विकर्ण जो है, विकर्ण आपका ये सेम होगा। यदि ये दो है तो ये भी दो, ये भी दो, ये पांच है तो ये भी पांच, ये भी पांच, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। मतलब कि जो भी होना है तीनों होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह, मतलब स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स को ही, अगर डायगोनल मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट को हम लोग सेम कर दें, बराबर कर दें, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए जी, एक और दो का, 2 बाय 2 का उदाहरण लेके समझाना चाहूंगा। 5 0 और 0 5, ये भी कैसा है बच्चों? ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब अदिश आव्यूह है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे आता है तत्समक आव्यूह। ये जो है अदिश आव्यूह का विस्तृत रूप है। अदिश आव्यूह में हम लोग पढ़े, अदिश आव्यूह में कि भैया जो भी है सब बराबर होगा। ये दो, ये भी दो, तो ये भी दो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो ये हो गया आपका अदिश आव्यूह, मतलब ये मैट्रिक्स कितना 3 × 3 का है, और आव्यूह कैसा है? तो अदिश आव्यूह है। लेकिन अगर हम लोग इसके सारे एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट इसमें एक विकर्ण को यदि एक कर लिया जाए, विकर्ण की जगह पे एक रख दे, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, बाकी सब तो जो है वो है ही, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में क्या होता है कि विकर्ण जो है इसका डायगोनल जो है बाबू, डायगोनल में सिर्फ एक होता है। डायगोनल में एक एलिमेंट नहीं, सिर्फ एक होता है, 1 1 1 होना चाहिए। तब हम लोग इसको बोलेंगे तत्समक आव्यूह। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तत्समक आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं, किसे लिखते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर देखें तो 3 × 3 का है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो 3 × 3 का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो तीनों आपको एक ही जैसा लगेगा कि भैया एक तो होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि खाली विकर्ण में मैट्रिक्स होता है, विकर्ण में अलग अलग होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। यदि विकर्ण सेम हो जाए तो, यदि ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो सेम हो जाए तो इसका अलग नाम हो जाएगा। अलग नाम क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह। ठीक है, मान लिया अदिश आव्यूह। अच्छा, दो दो हो गया, कोई बात नहीं है। यदि एक 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 हो जाए सिर्फ, तो खाली एक के रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे तत्समक आव्यूह बोलेंगे। क्या दिक्कत है? कितना आसान है, समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है बाबू शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब जीरो, मतलब जिसका हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जीरो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह बोलेंगे। शून्य आव्यूह मतलब इसका सब चीज जीरो होना चाहिए, इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं। हर एक एलिमेंट इसका जीरो होगा। ठीक है, उम्मीद है जो भी मैं आव्यूह हम लोग पढ़े, जो भी मतलब हम लोग किए, वो सारा आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, एक बार मैं आपको आव्यूह के प्रकार फिर से बताना चाहूंगा। आजा भाई। चलिए, आव्यूह के प्रकार में हम लोग स्तंभ आव्यूह देख लिया। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है? खड़ा कॉलम है, यदि सिर्फ एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक ही रो है तो जो है भैया पंक्ति आव्यूह हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। वर्ग आव्यूह मतलब जय गो लंबाई में होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, जितना रो उतना कॉलम, उसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4, बाकी सब जीरो होना चाहिए, उसको विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। अदिश आव्यूह, विकर्ण यदि बराबर हो जाए, 2 2 2 ही रहे या 5 5 5 ही रहे या 10 10 10 ही रहे, उसको बोलेंगे अदिश आव्यूह। अच्छा, तत्समक आव्यूह में विकर्ण में यदि सिर्फ एक हो जाए तो उसको बोलेंगे तत्समक आव्यूह। शून्य, शून्य मतलब होता है जीरो, यदि इसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाए उसको बोलेंगे शून्य आव्यूह। कितना आसान है मेरे भाई, कितना आसान है, कितना इजी है। चलिए आगे हम लोग पढ़े, आगे बढ़ा जाए। तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, ये सारा चीज हो गया। अब आव्यूह में हम लोग समानता देखते हैं कि आव्यूह समान कब होगा, कैसे होगा। यदि आपको दिया जाए बच्चों ए बी सी डी, और बोला जाए कि ये जो आव्यूह है ये इसके बराबर है 5 6 7 8, समानता मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल है, बराबर है। यदि बोला जाए ए बी सी डी एक आव्यूह है, वो जो है 5 6 7 8 के बराबर है, और यदि यहाँ से आपका पूछा जाए ए का वैल्यू बता दो कितना होगा, बी का वैल्यू बता दो कितना होगा, सी का वैल्यू बता दो कितना होगा, डी का वैल्यू बता दो कितना होगा, तो इसका सीधा तरीका क्या है बच्चों? सीधा तरीका है इसका कि एक के स्थान पर इधर क्या लिखा हुआ है? 5, तो ए का वैल्यू हो गया आपका 5। बी के स्थान पर इधर क्या लिखा हुआ है? 6, तो बी का वैल्यू हो गया 6। सी के स्थान पर इधर क्या लिखा हुआ है? 7, तो सी का वैल्यू हो गया 7, और डी की जगह पर 8 लिखा है तो डी का वैल्यू हो गया 8। इस तरह से हम लोग आव्यूह में समानता देखते हैं। समान आव्यूह क्या होता है, कैसे होता है? तो इसका जो मतलब सीधा सीधा एलिमेंट है वो बराबर होता है, बी की जगह 6 तो बी का मान 6 हो गया। इस तरह से हम लोग आव्यूह में समानता करते हैं। दो आव्यूह यदि बराबर है, उसका एलिमेंट भी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बराबर मतलब इक्वल बोलेंगे, तभी इसको हम लोग बराबर बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आया? अवयव समान कब होगा? जब उसका हर एक एलिमेंट समान हो जाए, तब अवयव समान बोलेंगे दोनों को। चलिए
अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि अवयव का योग क्या होता है, अवयव में कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, इन सबको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आज के क्लास को हम लोग एंड करेंगे। बेसिक में ज्यादा कुछ है ही नहीं, इतना अगर आप लोग समझ लेते हैं तो प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। चलिए जी, आव्यूह का योग के बारे में बात करें बच्चों, आव्यूह के अगर योग को देखें तो अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए 2, 5, 3, 8 और बोला गया कि इसको जोड़ दो भैया 4, 6, 2, 5 में, इसको बोला जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो जोड़ने का तरीका क्या है बच्चों, जोड़ सबसे आसान है आव्यूह का, गुना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन जोड़ बिल्कुल आसान है। देखिए, इसका पहला एलिमेंट 2, इसका पहला एलिमेंट 4, पहला वाला पहला जोड़ दीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका पहला एलिमेंट 5, इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट 6, इसका दूसरा एलिमेंट 5, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ वाला को यहाँ से जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ जो लिखा हुआ है 8, इसको यहाँ पर से जोड़ देंगे, 8 5 13 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा जोड़ है मेरे बच्चों, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, समझ जाओ, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग घटा भी करते हैं, घटा जैसे आपको बोला जाए कि भैया ऐसे इसी को मान लीजिए ना, इसी को बोला गया घटा करके भी दिखा दो, चलिए घटा को हम पीला रंग से दिखाना चाहें, अगर इसी को बोल दिया घटा के भी दिखा दो, घटाने के क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, 2 को 4 में घटा देंगे, मतलब 2 में 4 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। 5 में 6 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 8 में 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। घटा भी बिल्कुल आसान है, जोड़ घटा बिल्कुल सिंपल है आव्यूह का। क्लियर है, जोड़ कैसे करते हैं, तो पहला एलिमेंट को पहला जोड़ देंगे, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। घटा भी वैसे, पहला पहला घटा देंगे, दूसरा में दूसरा घटा देंगे, तीसरा में तीसरा घटा देंगे। बिल्कुल आसान है बाबू, जोड़ और घटा दोनों बिल्कुल आसान है, बात मानिए। चलिए आगे, अंतर तो आगे क्या है, आगे है आपका, चलिए अंतर, अंतर तो समझ ही गए कि अंतर भी इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, घटा घटा के सिर्फ लिख देते हैं, पहला में पहला। अब हम लोग देखते हैं आव्यूह का गुणन। ये जो है बच्चों, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने का कोशिश कीजिएगा इसको हम लोग कैसे गुना करते हैं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 2, 3, 1, 6 और इसको गुना कर दिया जाए, इसको गुना कर दिया जाए 1, 2, 3, 4 से। चलिए गुना करके देखते हैं क्या होगा। तो इसको गुना करने का तरीका क्या है कि भैया 2 को 1 से गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना 6। तो जैसे जोड़ते हैं वैसे इसमें गुना नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आप कहिएगा कि भैया इसमें कितना आसान है गुना करना, भी जैसे जोड़ के वैसे गुना कर देंगे। ना मुन्ना ना ना ना, गलती हो जाएगा, ऐसे गुना नहीं होगा। गुना करने का इसका तरीका क्या है कि हम लोग इसका रो से शुरू करते हैं, रो को लेते हैं और इसका हर एक रो को हर एक कॉलम से गुना करते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग, पहला रो लेते हैं और इसको ले लेते हैं, चलिए चलिए लेते हैं हम लोग पहला रो और इसको गुना करेंगे पहला कॉलम से। याद रखिएगा, रो कॉलम से गुना होता है, रो कॉलम से गुना होता है, अगर आप याद करें, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रो गुना कॉलम, पढ़े ना बच्चों। तो रो को किससे गुना कर रहे हैं, कॉलम से गुना कर रहे हैं, एक तरह से ऐसे याद रखने के लिए देखा जाए तो रो कॉलम से गुना कर रहे हैं। गुना में क्या करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। चलिए तो रो कितना हो गया, रो में क्या क्या है, 2 और 3, इसको भूल जाइए, अभी इसको फिलहाल के लिए भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है। ये क्या है, 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 को इससे गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बीच में प्लस देंगे, ठीक है। फिर 3 है, इसका दूसरा एलिमेंट 3, वो इससे गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका पहला को पहला से गुना किए, पहला मतलब रो का पहला एलिमेंट को कॉलम का पहला एलिमेंट से गुना किए, रो का दूसरा एलिमेंट को कॉलम का दूसरा एलिमेंट से गुना किए, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 था तो 3 लिख देंगे, मीट का एल गया रे। चलिए समझ गए। तो उसी तरह पहला पहला एलिमेंट बन गया आपका, अब उसी तरह हम लोग दूसरे से गुना करते हैं। अब क्या हो गया, पहला कॉलम तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरा कॉलम में गुना करेंगे। अब इसको भूल जाइए, दो को जब हम लोग पहला कॉलम का पहला रो का पहला एलिमेंट को दूसरा रो का दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, ठीक है। अच्छा 3 हो गया, नीचे में क्या है 4, 4 गुना 3 12 हो गया, दोनों के बीच में चिन्ह किसका, प्लस का। इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। इसी तरह अब आपका पहला हो गया, तो पहला को भूल जाइए, पहला कॉलम तो हो गया, पहला रो तो हो गया, पहला को भूल जाइए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रो पे। दूसरा में क्या है, पहला जगह 1 है, उसके बाद 6 है, तो इसको गुना करेंगे पहला रो से, पहला कॉलम से। 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस देंगे। 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग दूसरे पे चलेंगे, पहला रो तो हो गया, पहला कॉलम तो हो गया, अब दूसरा कॉलम पे चलेंगे। 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस देंगे। 4 गुना 6 24 हो जाएगा। अब बस इसको जोड़ के लिख दीजिए भैया, 9 2 11 हो गया, 12 4 16 हो गया, 18 1 19 हो गया और 24 2 26 हो गया। यही हो गया इसका आंसर, इतना आसान है। लेकिन मैं बोलूं तो शुरू शुरू में आपसे काफी ज्यादा गलती होगी बच्चों, काफी ज्यादा मिस्टेक होगी इसमें, तो इसके लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझसे भी काफी ज्यादा गलतियां हुई हुई करती थी इसमें, मैट्रिक्स में खास करके। मैट्रिक्स मतलब क्लास 10th ना समझ लेना बच्चों, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, आव्यूह की बात कर रहा हूँ, इसमें काफी ज्यादा गलतियां हुआ करती थी। क्यों भैया, कैलकुलेशन है ना, सिर्फ इसमें है क्या, कैलकुलेशन है, गुना कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि रो कौन रो समझ में नहीं आता है, गुना में गलती हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा अगर समझे तो एक क्वेश्चन और देता हूँ,
एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अवयव का गुणन करने के लिए लिया जाए 2 0 1 3, और इसको मान लीजिए गुना करना है 1 6 1 5 से गुना करना है, ठीक है। चलिए गुना करके देखते हैं। गुना करने का तरीका क्या है कि इसका जो है रो को गुना करना होता है कॉलम से। पहला रो लेते हैं, इसको पहला कॉलम से गुना करते हैं। 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस देंगे, इसका 0 गुना 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरा से गुना करेंगे, 2 गुना 6 12 हो जाएगा, और 0 गुना 5 0 हो जाएगा। इसी तरह पहला रो तो कंप्लीट हो गया, पहला रो का काम फिनिश। तो चलिए अब दूसरा रो चलते हैं। दूसरा रो को वही पहला कॉलम से गुना करते हैं, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और 1 गुना 3 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। इसी तरह 1 गुना 6 6 हो जाएगा, और 3 गुना 5 15 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब इसको जोड़ दिया जाए। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इस तरह से बन गया, हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग गुना किए। तो गुना आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। गुना से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो अगर बात करूं तो 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने आपको करा दिया। और अगर गुणन की बात करूं तो गुणन में कुछ जो है प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लिख भी लेंगे। यदि बच्चों मैं ए को गुना करूं बी से, तो वो बच्चों बी गुना ए नहीं होता है। बी और ए आपस में गुना नहीं होता है, समझ गए। यदि ए को गुना करूं बी से और बी को गुना करूं ए से, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आता, याद रखिएगा। ऐसे क्या होता है, अगर नॉर्मल की बात करूं तो 2 गुना 3 लिखूं और 3 गुना 2 लिखूं तो दोनों तो बराबर आएगा, 3 गुना 6 और 3 गुना 6। लेकिन गुना में अवयव के गुना में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ए गुना बी की है, बी गुना ए की है, दोनों बराबर आ गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आगे ये काम आएगा। ए गुना बी बराबर नहीं होगा बी गुना ए के, इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए जी, आगे कुछ और बताना चाहूँ तो और क्या बता सकता हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए अब चलता हूँ बोर्ड पर। चलिए आगे अगर मैं बताना चाहूँ तो आगे एक आता है आपका परिवर्त। परिवर्त को लिखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, वो मैं बताता हूँ। ट्रांसपोज जैसे आपको दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 2 3 4 और 1 2 3, और आपको बोला कि ये मतलब इसका ट्रांसपोज को दो। ट्रांसपोज को हम लोग डैश से दिखाते हैं, मतलब ए डैश निकाल दो तो वो हो जाएगा आपका। इसका कुछ नहीं करना है, रो है ना, कॉलम बनाना है। जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। जैसे ये रो है ना, इसको कॉलम बना देंगे तो 2 3 4 रो है अभी, तो यदि इसको ऐसे लिख दे 2 3 4 तो ये कॉलम हो गया। मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे है ना, ऐसे इसको ऐसे कर दीजिए तो वही हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 1 2 3, रो को कॉलम बना दिए, कॉलम को रो बना दिए। देखिए 2 1 जो पहले कॉलम हुआ करता था वो अब रो हो गया है। 3 2 जो कॉलम हुआ करता था रो हो गया है। 4 3 जो कॉलम हुआ करता था रो हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको लिख दें तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज, हिंदी में बोले तो परिवर्त, ठीक है। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। और अगर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आसान चीज है। ए डैश जो होता है बच्चों, यदि इसका फिर से उल्टा कर दिया जाए तो वो वापस ए मिल जाएगा। यदि इसका हम लोग फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दें तो जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो, तो फिर से ये नहीं मिल जाएगा 2 1 3 2 4 3। तो वही लिखे हैं ए ट्रांसपोज, और इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस से हम लोगों को ए मिल जाता है, ठीक है। चलिए, और यदि ए बी गुना क्या हुआ है इसका ट्रांसपोज करना हो तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। ये फॉर्मूलाज है, बेसिकली प्रॉपर्टीज है, इसको लिख लेंगे कॉपी में। और जब मैं इसका यूज करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको दिया हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। इसको मिटा दिया जाए, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है बच्चों कि ए का अलग ट्रांसपोज कर दीजिए, बी का अलग ट्रांसपोज कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो भी वो जो है मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, गुना वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। गुना वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज अगर करना हो तो ये होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, याद रखिएगा। कितना बार न जाने आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बेसिक का जो भी चीज जानना था अभी तक में आपको समझ में आया होगा। हम लोग काफी चीज को सीख चुके हैं। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का योग क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको गुणा कैसे करते हैं, इसका कितना प्रकार होता है, हर एक प्रकार को समझे, ठीक है। तो उम्मीद है आज जो भी चीज किए आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा दोस्त। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।